अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 14। तुम दूर बैठकर भी तो बात कर सकती हो, उसने बेबाकी से पूछा। क्या मतलब, मुझे बातों के लिए बुलाया है? तुम्हें पाशा ने मेरे पास भेजने का क्या मुआवजा दिया है, या पहले की तरह तुम्हारा अटका हुआ कोई काम निकाला है? उसे दूर ना होता देखकर वो खुद उठकर फॉर्म की कुर्सी पर जा बैठा था। निग्गी के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। गोया पाशा का अंदाज़ा ठीक था। इस मसले में ना पढ़ो तो बेहतर होगा। जो पूछा है इसका जवाब दो, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सेठ मिस्कीन मेरे पैसे देने में अड़ी कर रहा था और फेरोज़ मलिक भी वादा खिलाफी पर आमादा था। दोनों काम हो गए हैं, मुझसे तो कोई तवक्का? वो बेशर्मी से बोली। हाँ, मुझे ढेर सारा प्यार करो। वो बेजारी से बोला। इस मौजू को रहने दो, कुछ और मांगो। क्या दे सकते हो? वो घाट घाट का पानी पिए हुए थी। कबीर दादा का अंदाज़ा इसे ये बावर कराने के लिए काफ़ी था कि यहाँ इसकी दाल गलने वाली नहीं है, और फिर तनाउश की खूबसूरती और कम उम्री ने भी इस पर वाज़ह कर दिया था कि इसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। फेरोज़ मलिक ने क्या वादा खिलाफ़ी की है? एक ड्रामा सीरियल में मरकज़ी किरदार देने का वादा किया, 2 रातों का मुँह मांगा मुआवजा वसूल किया, और अब टरखाने पर आमादा हो गया है। उसने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। नादर हबीब खाकवानी को जानती हो? हाय अल्लाह जी, किस कठोर का नाम ले दिया। हम जैसों को तो घास ही नहीं डालता। मोबाइल फ़ोन इधर करो। कबीर दादा ने मेज़ पर रखा अपना सेल फ़ोन मांगा। ये ले। निगी ने मोबाइल फ़ोन उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया और ख़ुद उसकी कुर्सी के साथ ही खड़ी हो गई। कबीर दादा नादिर हबीब का नंबर ढूंढ कर रब्ता करने लगा। घंटी बजाते ही इसने स्पीकर ऑन करके मेज़ पर रख दिया था। दूसरी ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब। खुशी से चहकती एक आवाज़ रिसीवर से बरामद हुई, जो जाहिर कर रही थी कि उसके पास कबीर दादा का मोबाइल नंबर महफूज है। कबीर दादा ने खुशगवार लहजे में पूछा। खाकवानी साहब, कैसे मिजाज है? आपकी कॉल की खुश हजमी नहीं हो पा रही। मोहब्बत है आपकी, लेकिन मैंने एक काम के सिलसिले में जहमत देना है। वो पुरखलूस लहजे में बोला। दुआ ही कर सकता हूँ कि आपको रोज़ाना मुझसे काम दरपेश आता रहे, लेकिन मैंने तो सुना है आप किसी की सिफारिश वगैरह कबूल नहीं करते। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। खाकवानी खफीफ होने लगा। आजकल किस ड्रामा सीरियल पर काम हो रहा है? 2 ड्रामा सीरियल इकट्ठी चल रही है कबीर साहब। अपना तो कारोबार ही यही है, आहिस्ता तेज़ लगे रहते हैं। निग्गी को जानते हो? कबीर दादा मतलब की बात पर आ गया था। निग्गी? वो पुरसोच लहजे में बोला। और शायद नगीना यास्मीन नाम है। कबीर दादा ने सवालिया नज़रें निग्गी की जानिब उठाई। ऊपर नीचे सर हिलाकर उसने खाकवानी की तस्दीक करने में देर नहीं लगाई थी। हाँ हाँ वही। और पूछा, कैसी अदाकारा है? वो जल्दी से बोला, बहुत अच्छी, बेहतरीन अदाकारा है। कबीर दादा हंसा। इतनी तारीफ़ किस लिए? अगर इतनी अच्छी होती तो आप पहले किसी ड्रामे में कास्ट ना कर लेते? वो तरकीब बोला। फिर आपकी सिफारिश की खुशी कैसे मिलती? अच्छा, मजाक के अलावा मेरी सिफारिश पर इसे कितने ड्रामों में मरकज़ी किरदार मिल जाएगा? 3 ड्रामों में इसे मरकज़ी किरदार मिल जाएगा, और अगर कारकर्दगी बेहतर पाई तो इसके बाद भी महरूम नहीं रहेगी। शुक्रिया खाकवानी साहब, वो कल आपके पास पहुंच जाएगी। ये शुक्रिया का थप्पड़ मारना ज़रूरी था। वो शिकवा कुना हुआ। अब इस बात पर माजरत करके आपको मज़ीद खफा नहीं कर सकता, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। खाकवानी ने हंसते हुए खुदा हाफिज़ कहा, और कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। यू आर सो स्वीट, आई लव यू। निगी ने राब्ता मुनक़ता होते ही इससे लिपटने की कोशिश की। कबीर दादा उसे दूर हटाते हुए बोला। तुम चाहती हो कि मैं खाकवानी को मना कर दूं? सॉरी सॉरी सॉरी। वो पीछे हटकर सोफे पर जा बैठी। अब तुम फूटने की करो। पाशा पूछता है तो बता देना सारी रात मेरे साथ ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर दादा के आ जाओ कहने पर राहत खाला बड़ी सी ट्रे में 3-4 डोंगे सजाए अंदर दाखिल हुई। खाना तो खा लूँ ना? उसने राहत खाला को देखते ही पूछा। कबीर दादा बेरुखी से बोला, घर खा लेना। ये कहते ही उसने उठते हुए अलविदाई मसाफहे के लिए इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। इसके दिल में सब्र ख़त्म हो गया था। वो जल्द से जल्द तनावुश को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। इतना कठोर भी कोई ना हो। वो मुँह बनाते हुए खड़ी हो गई, लेकिन इसके चेहरे पर छाए तासुरात ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो बेहद खुश थी। इसकी बला से कबीर दादा का तनावुश से क्या दिली ताल्लुक़ था, और पाशा की क्या परेशानियां थी। इसे एक ही दिन में इतने फ़वाइद हासिल हो गए थे, और ये काफ़ी से भी कुछ ज़्यादा था। वो कबीर दादा से अलविदाई मुसाफिहा करके चल दी।
शीशे की मेज पर खाने के बर्तन सजाती राहत खाला का चेहरा खुशी से खिल उठा था। निग्गी के बाहर निकलते ही कबीरदादा ने राहत खाला से झिझकते हुए पूछा, राहत खाला, वो रो तो नहीं रही? वो आहिस्ता से बोली, जी साहब। क्या जी साहब? कबीरदादा की समझ में इसका जी साहब करना नहीं आया था। रोते रोते आदी हो चुकी है, दरवाजे के बाहर ही बैठी थी। बड़ी मुश्किल से उठाकर साथ वाले कमरे में ले जाकर बिठाया है। काफ़ी देर समझाती रही हूँ, लेकिन आंसू नहीं थम रहे पगली के। कबीरदादा का दिल अजीब किस्म के दुख और सरशारी की मिली जुली कैफियत से भर गया था। जहाँ इसका रोना तकलीफ देने वाला था, वहीं ये सोच कि किसी के लिए आप इतने अहम भी हो सकते हैं कि वो पीठ पीछे आपके लिए रो रहा है, खुश करने वाली बात थी। अच्छा जाओ, उसको ले आओ कि खाना खा ले, और साथ ये भी बता देना कि दूसरी लड़की अपने किसी काम की गर्ज से आई थी और काम होते ही चली गई। राहत खाला से ज़िंदगी में पहली बार कबीरदादा ने इतनी लंबी और तफसीली बात की थी, वरना इसकी गुफ्तगू हल्का सा सर हिलाने पर ही मुश्तमिल होती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा चंद अल्फाज, और वो इसी तरह किसी बात की सफाई दे, ऐसा तो राहत खाला ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी साहब, वो खुशी से चहकते हुए बाहर निकल आई। तनावुश तक वो करीबन दौड़ते हुए पहुंची थी। वो घुटनों पर सर रखे खामोश बैठी, जाने किन सोचों में गुम थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर चेहरे पर इसी तरह 12 बज रहे थे। कितने नसीबों वाली है मेरी बेटी। अंदर आते ही राहत खाला इससे लिपट गई। तंज कर रही है खाला? वो मज़ीद दुखी होने लगी। तंज क्यों करूँगी भला? और आज मुझे यकीन हो गया है कि आपने सच कहा था कि आप वापस जाने के लिए नहीं आई। खाला, मेरा मजाक उड़ाना ज़रूरी है क्या? मजाक नहीं उड़ा रही खाला की जान, हकीकत बयान कर रही हूँ। कौन सी हकीकत खाला? यही कि मेरा शौहर एक दूसरी लड़की के साथ ख्वाबगाह में बंद है, और मुझे उसने शादी की 5वीं रात ही ठोकर लगाकर ख्वाबगाह से बाहर निकाल दिया है ना पगली। वो डायन कब की जा चुकी है, उसे तो घास भी नहीं डाली साहब ने। अपना कोई काम करवाने आई थी, काम करते ही साहब ने कहा कि वो जा सकती है। कह रही थी कि खाना खाकर चली जाऊंगी। साहब ने कहा, फूटने वाली करो, ये खाना वो अपनी बीवी के साथ बैठकर खाएंगे। वो बेयकीनी से बोली, खाला जी, कितने झूठ बोलेंगी मुझे तसल्ली देने के लिए? झूठ कैसा? साहब जी आपको बुला रहे हैं। और जानती हो क्या पूछ रहे थे? क्या? तनाविश के लहजे में अभी तक बेयकीनी हिलकोरे ले रही थी। पूछ रहे थे, आप रो तो नहीं रही? मैंने भी कह दिया, रो रो कर आधी हो गई है मेरी बच्ची। अगर ये सच है तो आपको मेरे रोने की बात तो नहीं बताना चाहिए थी। क्यों ना बताती, उन्हें भी तो थोड़ी तकलीफ पहुँचे। और पूछने लगी, तकलीफ कैसी खाला जी? जिससे मोहब्बत होती है ना बेटी, उसको रोते देखना जितना तकलीफ देता है, उतनी तकलीफ और किसी चीज़ से नहीं मिलती। खालाजान, सच कहे वो मुझे बुला रहे हैं ना? आप मुझे बहला तो नहीं रही? खुशी और दुख के इम्तिजाज से इसका चेहरा अजीब सा मंजर पेश करने लगा था। अल्लाह पाक की कसम बेटी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। राहत खाला ने इसे यकीन दिलाने के लिए कसम खाई। वो खुशी से लरसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर फिर वापस मुड़ते हुए बैठ गई। मैं नहीं जाती, कम अज़ कम आज तो नहीं जाऊंगी उनके पास। पागल तो नहीं हुई हो? राहत खाला ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते हुए माथे पर बोसा दिया। खाला की जान, ऐसा नहीं करते। नखरे करने का, लाड़ उठवाने का और अपनी हर बात मनवाने का बहुत वक्त पड़ा है। फिलहाल साहब जी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करो, और देखना एक दिन साहब जी ख्वाबगाह में लड़की बुलाना तो दूर, किसी गैर लड़की को निगाह भर के देखने से पहले भी आपकी मौजूदगी का यकीन करेंगे। जाऊं? ये पूछते हुए वो खिल पड़ी थी। कबीरदादा के मुतालिक इसके अंदाजे गलत साबित नहीं हुए थे। जाओ ना पागल, वो बेचैनी से आपका मुंतजिर है। राहत खाला की तरफ शौक नज़रों से देखते हुए वो एकदम उठकर भाग पड़ी। ख्वाबगाह के दरवाजे पर लम्हा भर रुककर उसने गहरा सांस लिया और दरवाजे को ढकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। वो तकिए को गोद में लिए बेड पर बैठा दरवाजे की तरफ मुतवज्जा था। एकदम इसकी जानिब पीठ करते हुए वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुई। दरवाज़ा बंद करके भी वो 2-3 लम्हे इसी तरह खड़ी रही। फिर उसे ज़ोर का रोना आया और वो इसी तरह कबीरदादा से रुख फेरे नीचे बैठकर रोने लगी। उसे रोते देखकर वो बेइख्तियार तकिए को एक जानिब फेंकता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। रो क्यों रही हो? करीब आते ही उसने बेताबी से पूछा था। एकदम इससे लिपटते हुए वो चीख पड़ी, आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी लड़की से बात नहीं करेंगे। आप बेशक मुझे धुतकारते रहे,
मेरी कोई बात ना मानना, हर बात पर मेरी बेइज्जती करना, मगर मगर किसी लड़की की तरफ मुतवज्जा ना होना, वरना मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं बच नहीं पाऊंगी। हाँ, मैं कह देती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। सुन रहे हैं ना आप? आपको समझ आ रही है ना मेरी बातें? इसके मुंह से बेराब्ता बातें निकल रही थी। कबीर दादा के होठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। अच्छा ठीक है, चुप कर जाओ, कोई भी लड़की नहीं आएगी, लेकिन तुम भी वादा करो कि हर वक्त रोमांस नहीं झाड़ोगी। नहीं करती वादा, पैगाम भी भेजूंगी, अपने हाथ से खाना भी खिलाना पड़ेगा, गंदा मशरूब भी नहीं पीने दूंगी, आपको जल्दी घर लौट कर भी आना पड़ेगा, और कबीर भी कहूंगी, कबीर कबीर कबीर। वो इससे चिमटी सिसकियां भरते हुए कहती रही। अच्छा, झगड़ा खत्म करो, चले खाना खाते हैं। कबीर दादा ने सलाह की पेशकश की। पीछे हटते हुए उसने आंसू साफ किए। मुस्कुराती आंखों से आंसुओं की भी अपनी कशिश है। अश्कों से धुली काली सियाह आंखों ने कबीर दादा को मसहूर कर दिया था। तनाउश के लबों पर वैसा ही मलकूती तबस्सुम रखसा था जैसा इसने तस्वुर की आंख से देखा था। वो मेज़ की तरफ मुड़ी। खाने के बर्तनों के साथ पड़ी बोतलों को देखते ही वो सरस से इनकी तरफ बढ़ी और तीनों बोतलों को उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। कबीर दादा के लिए नगी ने जो गिलास भरा था वो अभी तक वैसे ही रखा था। वो गिलास भी तनाउश ने उठा लिया था। इसकी तेज़ी देखते हुए कबीर दादा अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। अलमारी की चाबी उसने धागे में पिरोकर गले में डाली हुई थी। तीनों बोतलों को ताला करके उसने गिलास का मशरूब गुस्लखाने में गिराया और गिलास धोकर उसके पास लौट आई। उसने फौरन पूछा, मेरी आज की बोतल कहाँ गई? वो मासूमियत से बोली, पता नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में कितनी बोतलें पी ली होंगी। गजब खुदा का, एक गिलास भरा था, उसने उससे भी घूंट नहीं ले पाया था जो मोहतरमा ने गिरा दिया। एक बोतल आधी आधी खाली थी। वो तो मेहमान ने पी है। इतना ज़्यादा खाना क्यों मंगवाया? यकीनन वो इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा भूखा होने की वजह से इतना रो रही थी, तो चलो खिला पिला के दुख दूर कर देता हूँ। गहरी नज़रों से उसे घूर कर वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। और ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो कबीर दादा को हाथ से खिलाने का मौका जाने देती। यूँ भी इस वक्त कबीर दादा इसकी दिलजोई में लगा हुआ था। खाना खाकर वो बर्तन समेटने लगी। कबीर दादा संजीदगी से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक घूंट भी नहीं भरा था, इसलिए मेरी आज की बोतल ले आओ। अच्छा, मैं ये बर्तन धोकर आती हूँ, फिर अपने हाथों से पिलाऊंगी। रहने दो, मैं पी लूँगा, बस बोतल देती जाओ। कबीर दादा इसकी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था और जानता था कि वो हज़ार बहानों से उसे शराब पीने से रोकने की कोशिश करेगी। आ रही हूँ ना, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? आप खुद कह रहे थे कि लड़के नहीं रहे। हरकतें देखो, बिल्कुल बच्चों वाली है। ठीक है, जाओ। गैर मुतवक्का तौर पर कबीर दादा ने जिद छोड़ दी और वो खुशी से सर हिलाती बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसके ख्वाबगाह से निकलते ही उसने अजीम का नंबर मिलाया। जी दादा, इसने फ़ौरन कॉल वसूल की थी। उसने पूछा, तुम्हारे पास विस्की की बोतल रखी है? जी दादा। फ़ौरन मेरे पास ले आओ, कहकर इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। 2 मिनट बाद ही अजीम दरवाजे को खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में विस्की की भरी हुई बोतल थी। बोतल उसके सामने मेज़ पर रखकर वो वापस मुड़ गया। कबीर दादा ने फिर से बर्फ़ के टुकड़े निकाले और इत्मीनान से शुगल में लग गया। तनाविश के लौटने तक वो आधी से ज़्यादा बोतल खाली कर चुका था। ये कहाँ से आई? वापस आते ही उसने ताला की हुई अलमारी को मशकूक नज़रों से देखा। पता नहीं। उसने चौथा गिलास उठाकर होठों से लगा लिया। धीमे कदमों से चलती हुई वो मेज़ के करीब आई और फिर एकदम झपट कर बोतल उठाए हुए बोली, पूरी बोतल तो नहीं पीने दूंगी। तनाविश, बोतल मुझे दो। गिलास नीचे रखते हुए वो जारहाना अंदाज में खड़ा हो गया। नहीं दूंगी। वो गुस्ल खाने की तरफ भागी। कबीर दादा भी जिस्त लगाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो गुस्ल खाने में दाखिल होने ही वाली थी कि कबीर दादा ने इसके बाजू को पकड़ लिया। तनाउश ने फ़ौरन हाथ में पकड़ी बोतल गुस्लखाने की फर्श पर उछाली। शीशे की बोतल कई टुकड़ों में बट गई थी। ये क्या बेहूदगी है? कबीर दादा को सचमुच गुस्सा आ गया था। इसका तल्ख लहजा सुनते ही वो काँप कर रह गई थी। बेहुदा लड़की। इसे आहिस्ता से दूर झटकता हुआ वो बेड की तरफ मुड़ गया। तनाउश वहीं खड़ी मिस्कीन नज़रों से उसे देखती रही। बेड पर लेटकर उसने तनाउश की जानिब पीठ मोड़ ली थी। चंद लम्हे उसे घूरने के बाद वो गुस्लखाने में घुस गई। शीशे की कुर्सियाँ उठाकर उसने टोकरी में डाली और फर्श की सफाई करके बाहर निकल आई। कबीर दादा इसी तरह करवट बदले लेटा रहा। इसे अपना रवैया गलत महसूस
गलत महसूस हुआ। अलमारी के पास जाकर उसने एक खुली हुई बोतल उठाई और बेड की तरफ बढ़ गई। तिपाई पर बोतल और ग्लास रखकर वो कबीरदादा के साथ बैठ गई। वो आंखें बंद किए खामोश लेटा था। तनाउश ने अपना हाथ उसके सर की तरफ बढ़ाया। इसकी उंगलियां कबीरदादा के बालों में पूरी घुसी नहीं थी कि कबीरदादा ने इसका हाथ झटक दिया। वो भरपूर नाराज़गी का इजहार कर रहा था। वो मिनमिनाई, सॉरी, गलती हो गई है। वो खामोश लेटा रहा। अच्छा, खफा तो ना हो ना? आपके लिए नई बोतल निकाल के ले आई हूँ। मुझे तो बस इसलिए गुस्सा आ गया था कि मैंने कहा था आज अपने हाथों से आपको ग्लास भर भर के दूंगी। बकवास बंद करो और सोने दो प्लीज़। इसने दोबारा कबीरदादा के बालों में उंगलियां घसीटना चाहा। पहले की तरह इसके हाथ को दूर झटकते हुए उसने हल्का सा धक्का देकर उसे नीचे कालीन पर फेंक दिया। वो फौरन बेड पर चढ़कर अपनी जगह पर लेटते हुए इससे लिपट गई। नाराज तो सोने नहीं दूंगी। दिमाग खराब मत करो, समझी? कबीरदादा ने दहाड़ते हुए उसे फिर दूर किया। वो रूहानसी होते हुए चिल्लाई, माफ़ी मांग तो रही हूँ, बोतल भी ले आई हूँ, अब बस करें ना, कितनी सज़ा देंगे? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना, दूर रहो मुझसे बेहुदा लड़की। ये कहते ही उसने तिपाई पर रखी बोतल उठाकर गुस्लखाने की दरवाजे की तरफ उछाल दी, जो लकड़ी के दरवाजे से टकराकर नीचे गिरी मगर दबीज कालीन की वजह से टूटने से बच गई थी। तनाउश फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हुई मगर कबीरदादा ने दोबारा ढकेलते हुए कहा, अब अगर तुम करीब आई तो मैं कॉल करके दोबारा निगी को बुला लूँगा, मैं उसकी जान ले लूँगी। वो इसकी धमकी की परवाह ना करते हुए दोबारा करीब हो गई और फिर कबीरदादा के बार बार दूर करने के बावजूद इसकी जान ना छोड़ी, यहाँ तक कि उसने हथियार डाल दिए। थोड़ी देर बाद वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार भरे लहजे में कह रही थी, लगता है आप मुझसे जान छुड़ाने की कोशिशों में है। सच कहती हूँ, अपनी जान दे दूंगी मगर ऐसा नहीं होने दूंगी। बस तुम एक पागल, अहमक और बेवकूफ़ लड़की हो। वो फौरन बोली, जब जानते हैं कि पागल और अहमक हूँ तो मेरी गलतियों पर डांटते क्यों है? चुप करके मेरी मान क्यों नहीं लेते? मान क्यों नहीं लेते? कबीरदादा ने मुंह बिगाड़ कर उसका फिक्रा दोहराया और वो खिलखिला कर हंस दी। संजीदा, मतीन और रौब-दाब वाले कबीरदादा को अपना रख रखाव और तनतना भूल गया था। एक कम उम्र लड़की ने इसके एसाब पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। कबीरदादा आंखें बंद करके कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे तनाउश को खफा किए बगैर वापस भेजा जा सकता हो। कोई ऐसी तजवीज़ जिससे वो छोटी सी लड़की इसकी सोचों पर दिमाग से भी बाहर निकल जाती, मगर ये काम इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। दिल दिमाग के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मैदान में आ गया था और दिल तो ऐसा हठधर्म, ज़िद्दी और बाअसर है कि अपनी मनवा कर ही रहता है। तनाउश की मीठी गुनगुनाहट उसे सपनों की दुनिया में ढकेल ले गई, एक ऐसे जहान में जहां दुनिया के सारे झगड़ों, फसाद, खसारों, दुखों, उलझनों और खौफ वगैरह का दूर दूर तक निशान नहीं था। बस वो और तनाउश थे, खुशियाँ और राहतें थी, सुकून और इत्मीनान था। तो तुम नाकाम रही। निगी के कॉल वसूल ना करने पर पाशा उसकी कोठी पर ही पहुंच गया था। इसके सामने बैठते हुए बगैर किसी तमहीद के इसने पहला फिक्रा यही कहा था, तुम्हें कैसे पता चला? दिमाग में झूठ को तरतीब देती निगी ने हैरानी से पूछा। क्या कह रहा था दादा? इसने निगी के इस्तफसार को कोई अहमियत नहीं दी थी। कुछ खास नहीं, मेरे मसाइल पूछे, फ़ायदा पहुंचाया और ये कहकर रुखसत कर दिया कि पाशा को कह देना मैं सारी रात उसके साथ रही हूँ। भाभी से बात हुई थी? बस मुसाफिहा किया था, वरना तो मुझे देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी गोया इसकी मौत देख ली हो। आंखों में आंसू और कपकपाते होठ, यकीन मानो मुझे तो तरस आ रहा था उसकी हालत देखकर। किसी की मोहब्बत में यूं पागल हो जाना बेवकूफ़ी ही तो है, चाहे मर्द कबीरदादा जैसा ही क्यों ना हो। अदाकारी कर रही थी कमीनी, मेरा मतलब कमीनी भाभी। पाशा ने फ़ौरन फिक्रे की तस्हीह की थी। अगर अदाकारी थी तो ऑस्कर अवार्ड उसका हक बनता है। मुझ जैसी मंझी हुई अदाकारा भी ऐसी कारकर्दगी नहीं कर सकती। पाशा ने मुंह बनाया, तुम भी कबीरदादा की तरह इसकी मासूमियत से मुतासिर हो गई? वो है ही मासूम, साफ गो और सीधी सादी। अपने तासुरात छुपाना उसे आता ही नहीं है, वरना एक गैर लड़की के सामने यूं ना करती। उसी की हालत देखकर कबीरदादा ने क्या ये रद्द अमल किया है?
खोया खोया गुमसुम लग रहा था। उसे कमरे से चले जाने का खुद कह दिया था। इसके जाते ही कभी दरवाजे को घूरने लगता और कभी छत को। मुझ जैसी लड़की गोया उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। हालांकि पैसे वाले मुझे एक रात के 15 से 20 लाख हंसी खुशी अदा करने पर राज़ी हो जाते हैं। शराब की रसिया ने विस्की के भरे गिलास को हाथ तक नहीं लगाया और फिर उससे ज़्यादा देर सब्र ना कर सका। तुम्हारे सामने गलत बयानी करने के औज 3 ड्रामों में मरकज़ी किरदार हासिल करके दिया और रुखसत कर दिया। गोया मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। निग्गी साफ़गोई से बोली, सच कहूँ तो तुम अभी तक कबीर दादा की हालत का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाए। उसने चंद लम्हे मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, वरना वो कभी भी उसकी आंखों में आंसू ना आने देता। गहरा सांस लेते हुए पाशा ने कहा, जानता हूँ कबीरदादा के नज़दीक मेरी हैसियत छोटे भाई की सी है और यही वजह है कि मैं उन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। वो मासूम कमीनी भाभी उन्हें बर्बाद कर देगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बात बहुत बढ़ गई है पाशा। अब इस मसले का सादा हल यही है कि कबीरदादा को उसके हाल पर छोड़ दो। निग्गी ने माकूल मशवरा दिया। नहीं, एक और हल भी है। पाशा ने हाथ में थामे गिलास से बाकी मायदा शराब हलक में उंडेली और जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वो इसकी तकलीद में उठते हुए बोली, अगर ये सोच रहे हो कि किसी खूबसूरत लड़की को भेजकर कबीरदादा के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दोगे तो गलती पर हो। पाशा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो भी उसे रुखसत करने साथ चल दी। ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ रुकते हुए पाशा पीछे मुड़ा। वैसे क्या ख्याल है, अगर वो मासूम कमीनी डायन भाभी ना रहे तो कबीर दादा कितने दिनों में संभल जाएंगे? क्या मतलब? निग्गी हकला गई थी। पाशा हंसा। अब मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है ना। अगर कबीर दादा को मालूम हो गया कि इसका कातिल कौन है तब? यकीनन निग्गी तनाविश की मौत के हक में नहीं थी। वो मासूम गुड़िया सी लड़की इसे भी बहुत प्यारी लगी थी। पाशा यकीन से बोला, ज़्यादा अरसे खफा नहीं रह सकेंगे, ख़ास कर उस सूरत में जब उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि ये कदम इनकी बेहतरी के लिए उठाया गया है। कोई और हल? निग्गी वाज़ह मुखालिफत नहीं कर सकती थी। मैं फजूल सोचों में अपना दिमाग नहीं थकाता, कहते हुए पाशा चल पड़ा। और हाँ, कार के दरवाजे खोलते हुए वो एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, अगर कबीर दादा को ये बात उस कमीनी लड़की की मौत से पहले मालूम हो गई तब भी एक लड़की मरेगी ज़रूर। अब ये खुद सोच लेना कि उस लड़की की जान तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी। वहाँ वो अपने मुहाफ़िज़ों और ड्राइवर के बगैर ही आया था, क्योंकि कबीर दादा के मामले में वो अपने आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकता था। निग्गी परेशान नज़रों से उसे घूरती रह गई। तनावुश को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी कि उसके नज़दीक अपनी जान तनावुश से कई गुना अहम थी, बल्कि अपनी जान का किसी दूसरे के साथ तकाबिल करना एक मजाक ही तो था। एसपी ज़मीर हुसैन, नौशाद आफरीदी और इखलाक हुसैन को गुज़िश्ता दिन कबीर दादा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताते हुए आखिर में कह रहा था, जल्द से जल्द उसे लगाम डालने की करो, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देगा। इतना फन्ने खान भी नहीं है। नौशाद आफरीदी ने मुंह बनाया। आफरीदी साहब, भड़के मारने से काम नहीं बनता। उस दिन उसने एक हाथ से तुम्हें ज़मीन से उठाकर दीवार से लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से शहाब कसूरी और बाबर हयात ने तुम्हें उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया था। नौशाद आफरीदी खिसियाते हुए बोला, मैं तो बस ये कह रहा था कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं। एसपी बगैर लगी लिपटी बोला, तो किससे डरे? शाह साहब को इसकी रखेल से माफ़ी मांगने का मशवरा तो तुमने भी दिया था। एक गैंग का सरबराह स्कूल की लड़की से माजरत करता फिर रहा है। क्या ये कबीर दादा के डर की वजह नहीं है? नौशाद आफरीदी ने दांत पीसे और हिसाब कबीर दादा के ज़िम्मे बकाया है। ये कह दिया, तुम लोग बस ज़बानी जमा खर्च करते रहना और वो मनमानियाँ करता रहेगा। शमशीर दादा साहब कसूरी और बड़ा बांट गया था। वो खुद कबीर दादा के सामने भीगी बिल्ली बना होता है, तो क्या करे? खामोश बैठे इखलाक हुसैन की ज़बान खुली। यही सवाल मेरा है। एसपी ने सर पीटा। एक और शमशीर दादा के इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। तुम्हारी आमदन का आधा हिस्सा बगैर किसी मेहनत के उसकी जेब में जाएगा। इससे पूछे बगैर कोई नया काम धंधा शुरू नहीं कर सकोगे। और याद रखना, ये जो स्कूल की छोकरी है ना,
तुम्हारी बेगमात उसके सामने हाथ बांधे खड़ी दिखाई देगी और इसकी आमद पर हमें कुर्सी छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। वो तो बस मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी, नौशाद आफरीदी तपते हुए बोला। एसपी इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला, इतनी जुर्रत है किसी में कि उसे छू कर दिखाए? नौशाद आफरीदी शाकी हुआ। यार तुम मुसलसल हमारी तौहीन में लगे हुए हो। हाँ, एसपी इस बात में चीखा, क्योंकि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मैं तुम्हारी और अपनी आज़ादी चाहता हूँ। एसपी होने के बावजूद थानेदार मुझसे ज़्यादा कबीर दादा से खौफ खाते हैं। मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि जल्द अज जल्द इसका बंदोबस्त ना किया गया तो हमारा क्या बनेगा। इखलाक हुसैन ने मशवरा दिया, अगर काशिफ राजपूत और पाशा को साथ मिला ले तो इससे मुकाबला करना मुश्किल नहीं रहेगा। ख्वाब देखना बंद कर दो। कबीर दादा की तरफ चलने वाली गोली के सामने पाशा अपना सीना तानने से भी नहीं हटेगा। काशिफ राजपूत को भी इससे तोड़ना मुश्किल है। वो बहुत पुराने दोस्त हैं और कबीर दादा से जो खतरात हमें महसूस हो रहे हैं इसमें काशिफ राजपूत और बहराम पाशा के फ़ायदे पोशीदा है। वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं होंगे। अगर पाशा को सरबराही का लालच दिया जाए तो? इखलाक हुसैन अपनी बात पर कायम था। इक़्तिदार का लालच तो बेटे के हाथों बाप का कत्ल भी करवा देता है। इक़्तिदार है किसके पास जो पाशा को लालच दिया जाए? कबीर दादा सिर्फ लड़ाई भड़ाई का माहिर नहीं है, लोमड़ की तरह चालाक भी है और अपने गैंग में मौजूद ताकतवर आदमी को उसने बगैर देर लगाए अलहदा गैंग बनाकर दे दिया। गोया पाशा जिस्मानी लड़ाई में इससे कमतर है, मगर कबीर दादा जानता था कि एक दिन वो पाशा से कमज़ोर हो जाएगा और इस वक्त शायद पाशा इक़्तिदार की हवस में इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए उसने पहले से इस खतरे का सद्भाव भी कर दिया और पाशा को मज़ीद ज़ेरे बाप भी कर दिया। मेरा मतलब है, हम पाशा को कह सकते हैं कि कबीर दादा के खात्मे के बाद हम तमाम इसे शहाब कसूरी की जगह सरबराह बना लेंगे। इखलाक हुसैन ने अपनी बात की वजाहत दी। और वो हमारी बात पर यकीन कर लेगा? अकल के दुश्मन, हम यहाँ 3 सरबराह बैठे हैं। पाशा हम 3 पर तो यकीन करके कबीर दादा के खिलाफ मुहाज में शामिल नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है हमें बाकियों को साथ मिलाना पड़ेगा? इखलाक हुसैन ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। एसपी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर पाशा किसी सूरत कबीर दादा के खिलाफ काम नहीं करेगा, उल्टा हमारा भांडा फोड़ देगा। आखिर तुम लोग शमशीर दादा को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? नौशाद आफरीदी ने कई बार दिया हुआ मशवरा दोहराया। एसपी ने मुंह बनाया। क्या कहकर बुलाओगे कि कबीर दादा ने इखलाक हुसैन की तौहीन की है और वो यहाँ आकर कबीर दादा को कत्ल करके चला जाएगा? इसके साथ ये भी कि वो शहाब कसूरी की जगह लेना चाहता है। जब तमाम इसके खिलाफ गवाही देंगे तो यकीनन शमशीर दादा उससे सज़ा सुनाए बगैर नहीं टलेगा। नौशाद आफरीदी ने अपने मशवरे की तायीद में दलील दी। कौन से तमाम उसके खिलाफ गवाही देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अगर सारे मुत्तफिक हो सकते हैं तो इस बात पर कि कबीर दादा ने शाहजी के साथ ज़्यादती की है, वरना फसीहुद्दीन अरफ फासी हथछट के साथ कबीर दादा की अच्छी खासी तूतू मैमे हुई है, मगर वो भी कबीर दादा के खिलाफ इस हद तक जाने को तैयार नहीं कि उसे कत्ल कर दिया जाए। तुम लोगों के कायम किए हुए मुकदमे पर बहुत हुआ तो शमशीर दादा उसे तनबिया कर देगा। हमारा मसला फिर भी हल होता नज़र नहीं आता। ख़ास कर तुम दोनों तो यूं ही उसकी रखेल पर राले टपकाते रह जाओगे। एसपी ने हकायक का पटारा खोला। यार तुम्हारी बातें दिल को लग रही है और हमारी अकल तो इस मामले में जवाब दे गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इखलाक हुसैन ने शिकस्त तस्लीम करने में आफियत समझी थी। नौशाद आफरीदी का बेबसी के असरात से पुरचेहरा भी इससे मुतफिक नज़र आ रहा था। मैं जानता था आखिर यही सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह सोया हुआ नहीं हूँ। मुझे फ़िक्र है और इसकी रखेल की आमद से पहले ही मुझे कबीर दादा खल रहा है वो, और अब उसने ऐसे मौक़े फराहम कर दिए हैं कि हम उसे मज़ीद उलझा सके। याद रखना, चालाक, अय्यार और ताकतवर मर्द भी अगर मार खाता है तो किसी नाजुक अंदाम औरत के हाथों। प्यार, मोहब्बत और इश्क वगैरह ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान की सलाहियतों का बेड़ा गर्क कर देती है। इसके सोचने समझने की सलाहियतें बस उसी शख्स के गिर्द घूमती रहती है जिससे वो प्यार करता है। और खुश हो जाओ कि कबीर दादा को ये बीमारी लग गई है। वो छोटी सी छोकरी उस खबीस के एसाब पर सवार हो गई है। इस मामले में इसका चहीता पाशा भी बहुत परेशान है। शाहजी के यहाँ पार्टी के मौके पर मेरे आदमी ने पाशा और काशिफ राजपूत की बातें सुनी है। पाशा का मौक़िफ़
इस बारे बिल्कुल वाज़ेह है, वो कबीरदादा को इस छोकरी से दूर करने की कोशिश में है। गुज़िश्ता रात कबीरदादा की पुरानी मंजूर नज़र निगी भी इसकी कोठी में जाती देखी गई, लेकिन 1 घंटे बाद वो वापस जा रही थी। चाहे इसकी आमद का जो भी मकसद हो, मगर कबीरदादा निग्गी जैसी लड़की के साथ रात गुजारे बगैर उसे ना जाने देता। पर उसने ऐसा कुछ ना किया, क्योंकि वो खबीस उस छोकरी पर बुरी तरह फरीबता है और इसकी इसी कमज़ोरी को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? दोनों बेग ज़बान मुस्तफसिर सा हुए। एसपी फ़खरिया लहजे में बोला, इस कैसे की तलाश में जाने कब से उस खबीस की निगरानी करवा रहा हूँ। यकीनन इस पर हाथ डालना निहायत मुश्किल था, लेकिन अब इसने खुद ही हमें मौका फराहम कर दिया है। अगर ये रखेल इसकी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मैं ये मंसूबा ना बना पाता। अब फूट भी दो। नौशाद ने बेसब्री का इजहार किया। इखलाक हुसैन भी इश्तियाक आमेज़ नज़रों से एसपी को देख रहा था। क्या तुम दोनों जानते हो कि फसीहुद्दीन शमशीर दादा का मामूजाद भाई है? इखलाक हुसैन बोला, इतना तो मालूम था कि फसीहुद्दीन शमशीर दादा का रिश्तेदार है, मगर रिश्ते की नौयत जानने की जहमत में मैंने कभी नहीं की। नौशाद ने भी इस बात में सर हिलाते हुए इखलाक से इत्तेफाक किया। चलो मैं बता देता हूँ ना। अब मंसूबा ये है कि अगर कबीरदादा फसीहुद्दीन को अपनी रखेल की वजह से कत्ल कर देता है तो हमें शमशीर दादा को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उस तक ये इत्तला पहुँचाने ही से मसला हल हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है, मगर ये होगा कैसे? यूं ही ख्वामखा तो कबीरदादा इतना बड़ा कदम नहीं उठाने वाला। एसपी मानी खेज अंदाज में बोला, अगर फसीहुद्दीन उसकी लाडली को अगवा करके उसके साथ रंगरलियां मना रहा हो और कबीरदादा ऐन मौके पर पहुंच जाए तो अंदाज़ा लगाओ क्या होगा। नौशाद ने कहा, सवाल था कि ये होगा कैसे। फसीहुद्दीन उर्फ फासी हर शब इतवार अपनी एक खुसूसी मखसूस कोठी में गुजारता है, जो इसका खुफिया अयाशी का अड्डा है। रात के 8 बजे ही वो वहाँ पहुँच जाता है। इसके ख़ास आदमी ने वहाँ एक खूबसूरत लड़की पहुँचाई होती है। पिछले चंद बरसों में उसने एक इतवार की शब भी नागा नहीं किया तो वो दोनों अभी तक भी इसकी बात नहीं समझ रहे थे। अगर कबीरदादा की रखेल को फसीहुद्दीन की कोठी में पहुंचा दिया जाए और कबीरदादा को मतला कर दिया जाए कि इसकी चमक छल्लो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है, एसपी ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। इखलाक हुसैन चिल्लाकर बोला, यार पोलिसिए, मैं दीवार को टक्कर मार दूंगा। इतना सस्पेंस फैलाने के बजाय अगर मुकम्मल मंसूबा एक ही बार बयान कर दो तो शायद हमारे दिमागों पर इतना बोझ ना पड़े। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर एसपी ने ऐसा कौन सा मंसूबा बनाया है, अब तनावुश पर कौन सी खतरे की घंटी लहरा रही है, कौन सा खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।